गुड मॉर्निंग बेटा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्कशीट जो दी थी आपको बोर्ड वाली, ठीक है ना, उसके डाउट लेक्चर्स, जो डाउट्स आपने भेजा है उसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो जो वर्कशीट मिली थी बेटा, उसमें आप क्वेश्चंस अगर नंबर्स देखे आपने जो भेजे थे डाउट के रूप में, वह है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 30, 30, 32, 35, 39, 41 और 45। इस तरह से आपने जो भेजा था डाउट, उसको हम अभी सॉल्व करेंगे वन बाय वन, ठीक है ना। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम सॉल्यूशन, ठीक है ना, लिखेंगे। क्वेश्चन जो है बेटा मैं उसको रीड करूंगा, उसका गिवन यहाँ पे लिखूंगा, सॉल्यूशन में फाइंड क्या करना है, फार्मूला कौन सा यूज होने वाला है और इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड पैटर्न है तो हमें मालूम होना चाहिए। बेटा इसमें क्वेश्चंस मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपके पास वर्कशीट है इस वजह से, ठीक है। चलो क्वेश्चन जो दिया है बेटा, उसमें क्वेश्चन दिया है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 नॉर्मल, मतलब नॉर्मेलिटी दिया है, KCl सॉल्यूशन की एट 298 केल्विन इज 1392 ओम, मतलब रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है। तो इसमें गिवन की अगर हम बात करें, ठीक है ना, गिवन की अगर हम बात करें तो बेटा इसमें कंसंट्रेशन दिया है 0.001 नॉर्मल, मतलब नॉर्मलिटी दिया हुआ है, ठीक है ना, 0.001 नॉर्मल, ठीक है ना। सॉल्यूशन है बेटा KCl, ठीक है। चलो उसके बाद में नेक्स्ट जो टर्म दी है बेटा वो है रेजिस्टेंस 1392 ओम, 1392 ओम। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, ऐसा बोला है। तो अगर सेल कांस्टेंट बोला है तो मतलब आपको क्या निकालना है बेटा, B निकालना है। सेल कांस्टेंट अगर बोला है तो आपको क्या निकालना है, इसमें B निकालना है, ठीक है ना। तो B निकालने के लिए आपके पास फार्मूला क्या होना चाहिए, ठीक है, ऑलरेडी हमने ये पढ़ा है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। इसमें एक और चीज दी हुई है, इफ, उस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 नॉर्मलिटी KCl solution at 298 Kelvin is, कंडक्टिविटी बोला है बेटा, इसका मतलब क्या दिया बेटा, K की वैल्यू दी है, ठीक है ना, स्मॉल k की वैल्यू दी है कंडक्टिविटी का मतलब। तो वैल्यू दी है बेटा इसमें 0.512 into 10⁻³ दिया हुआ है, -3, ठीक है ना, m², ठीक है ना। अब ये बेटा इस सीमेंस, ठीक है ना, सीमेंस मीटर इनवर्स ऐसा दिया हुआ है, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स दिया, ठीक है ना, मीटर में सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। कंडक्टिविटी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद अब इसमें B फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास फार्मूला क्या रहेगा, तो इसमें फार्मूला आ जाएगा बेटा B इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय R, ठीक है ना, B इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय R, ठीक है ना। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले के थ्रू हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना, B इक्वल टू K इंटू R। तो वैल्यू पुट करना है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। इसमें B फाइंड आउट करने के लिए हम तो स्मॉल b इक्वल टू K की वैल्यू कितना दिया बेटा, 0.512 इंटू 10⁻³ R की वैल्यू दिया है 1392, ठीक है ना। अब बेटा इसे आपको लॉग से ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना जो क्वेश्चन है उसको लॉग से सॉल्व करना पड़ेगा, मैं तो डायरेक्ट आंसर पुट करूंगा अभी, ठीक है ना। तो डायरेक्ट जो आंसर आता है, ठीक है, अभी पूरा का पूरा जो है मैं सर्कल कर रहा हूँ, सर्कल करने के बाद मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगा कि आप इसको लॉग से सॉल्व कीजिए, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। इसका लॉग, इसका लॉग, इसका लॉग, तीनों लॉग को प्लस कर देना, एंटी लॉग निकाल लेना, ठीक है ना।
आंसर आता है बेटा इसका 0.712, ठीक है ना। अब ये सेल कांस्टेंट है तो इसका यूनिट होता है बेटा सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है इस वजह से सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर में दिया होता तो मीटर इनवर्स आता, ठीक है ना। तो ये वाला हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा इसमें सॉल्व हो गया, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से मैं क्रॉस कर दूंगा, ठीक है। चलो 1 बाय 1, ठीक है ना, एक साथ एक ही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके डाउट में वो है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, उसका गिवन, पहले गिवन लिखेंगे उसके बाद में उसका फाइंड क्या करना है वो, ठीक है ना। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके वर्कशीट में, अभी मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन, आप ध्यान से सुनिए, वर्कशीट आपके सामने रहेगी बेटा तो आपको पता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 मोलरिटी NaCl सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया है 0.01 मोलरिटी NaCl सॉल्यूशन, मतलब कंसंट्रेशन ऐसा दिया हुआ है। उसके बाद में बेटा इन अ कंडक्टिविटी सेल वाज फाउंड टू बी, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है ना, R की वैल्यू दी है, ठीक है ना, 210 ओम। उसके बाद में बेटा इसमें द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन इज, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया है। तो देखो कंडक्टेंस को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, तो हम सिंबल ना लिखते हुए इसको इसी तरह से लिखेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू, ठीक है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू दी है 4 इंटू, नीचे में लिखेंगे 4.5 इंटू 10 टू पावर 4.5 इंटू 10 टू पावर -3 7 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ना, 7 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे निकालना, यहाँ पे भी बेटा आपको सेल कांस्टेंट निकालना है, मतलब B की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो फाइंड करना है B इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। तो बेटा इसमें फार्मूला क्या रहेगा, ठीक है। तो बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोला है, मतलब इसमें फार्मूला कुछ खास रहेगा। तो सेल कांस्टेंट इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो B इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितना बेटा 4.5 इंटू 10 टू पावर -3 और रेजिस्टेंस आता है 210, देखो कितना इजी है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा ये आंसर आ जाएगा 0.954 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ना। तो 954 आ गया बेटा आंसर, ठीक है। इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन नंबर 10 में हो गया। आपको ये ध्यान में रखना है जो उसमें नहीं था, मतलब बोर्ड वाले इसमें नहीं था, इसलिए यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस से बस हो गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 22, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 22, ठीक है। अब 22 नंबर पे जो क्वेश्चन है बेटा उसको मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है, आपके वर्कशीट में। कैलकुलेट द टाइम टेकन। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे फाइंड, क्या करना है बेटा T इक्वल टू टाइम जो है उसको हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, इस तरह से। फिर क्या दिया बेटा उसमें फॉर अ करंट ऑफ 8 एम्पियर, करंट दिया है मतलब I इक्वल टू 8A, ऐसा लिख सकते हैं अपन गिवन में 8 एम्पियर, बराबर। उसके बाद है बेटा इसमें एट 8 वोल्ट मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, उसको कंसीडर मत करो, ठीक है ना। टू डिपॉजिट 0.06 kg ऑफ अ मेटल, मतलब वेट भी दिया है 0.06 kg, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में केजी नहीं केजी में दिया, इसको हमें ग्राम में कन्वर्ट करना जरूरी है, ठीक है ना। अब इसको ग्राम में करेंगे बेटा 0.06 ग्राम में करना है तो 1000 से आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो
तो 3 जीरो आएंगे 6 के बाद और 2 इसके बाद में पॉइंट, तो ये आ जाएगा बेटा 60 ग्राम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलो इसके बाद में बेटा इसमें और आगे में क्या दिया है, फ्रॉम मेटल फ्रॉम इट्स 2.0 कैपिटल M सॉल्यूशन फ्रॉम इट। ठीक है ना, मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन वाला 2 मोलरिटी वाला सॉल्यूशन है उसमें से ये, ठीक है ना, मतलब डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है ना, बराबर 0.06 kg। ध्यान रखिएगा। उसमें वेट दिया है मेटल का, ये जो वेट दिया है बेटा ये उसका मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है ना, मतलब मेटल है सिंगल मोनोवैलेंट रहेगा, मतलब इसमें तो साजिक है जो भी है, उसका जो वेट है वही उसका मॉलिक्यूलर वेट रहेगा, एटॉमिक वेट रहेगा। ठीक है, तो ये एटॉमिक वेट दिया हुआ है मेटल का 90.18 और मेटल की वैलेंसी कितनी है, डाइवैलेंट है, मतलब डाइवैलेंट मतलब तो उसकी वैलेंसी 2 रहेगी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डाटा इधर भी लिख देते हैं बेटा। यहाँ पे वेट, ये एटॉमिक वेट की बात कर रहा है, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, ये कितना दिया बेटा, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल्स ये दिया है 90.18। ठीक है, और ये ग्राम में दिया रहता है, कभी भी ध्यान रखना। उसके बाद में इसकी वैलेंसी की अगर बात करें तो वो कितना है, 2, डाइवैलेंट दिया हुआ है। तो इतना डाटा हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब इस डाटा के बेसिस पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा वो है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर नोट डाउन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, अब बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें फार्मूला कौन सा लगने वाला है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, I दिया है, W दिया है, T निकालना है, बराबर है, ये सब चीजें दी है, समझ लेना। इसमें फार्मूला आएगा W = ZR × T, Z × I × T। ठीक है ना, अब ये Z जो है बेटा इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि ये Z हमने बोर्ड के इसमें नहीं पढ़ा था, है हमने बोर्ड में जो फार्मूला पढ़ा है वो बोर्ड का फार्मूला आपको बता था, W = I × T अपॉन 96500 इंटू मोल रेशो इंटू मोलर मास। ये फार्मूला आपने बोर्ड पे पढ़ा है, बराबर है। ये जो है बेटा उसी वही फार्मूला है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाइड है, बराबर है। तो हम यहाँ पे इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, आप बोर्ड पे इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, अब हमें ये देखना है बेटे जेड क्या है एक्चुअली। ठीक है ना, तो जेड जो है ये इसे कहा जाता है केमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है ना, और इसका फार्मूला होता है जेड, हमें निकालना रहा तो E इक्विवेलेंट मास अपॉन फैराडे। ठीक है ना, फिर ये जो इक्विवेलेंट मास है, ठीक है ना, इक्विवेलेंट मास या वेट ये कैसे निकालते हैं बेटा, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। ठीक है ना, यहाँ पे देखो मोलर मास की जगह पर हम एटॉमिक मास ले सकते हैं, तो इसमें एटॉमिक मास दिया और वैलेंसी दिया है, तो मतलब इसके थ्रू हम यहाँ पे जाएंगे, फैराडे की वैल्यू फिक्स है, इसके थ्रू हम जेड यहाँ पे जाएंगे, तो ऐसा एक फ्लो है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये फ्लो आपके सामने है, मैंने आपको बता दिया है, अब इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, अब इसको फाइंड आउट करने का, ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे बेटा, सबसे पहले, ठीक है, इसमें मैंने W का तो वैल्यू निकाल लिया है, I की वैल्यू दी है, T निकालना है, Z निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, इसमें Z = क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, तो बेटा इसमें सबसे पहले Z = इक्विवेलेंट अपॉन F। ठीक है ना, तो इक्विवेलेंट की जगह पर हमें मोलर मास, तो मोलर मास कितना दिया बेटा 90.18। ठीक है ना, वैलेंसी कितनी है बेटा 2, और F की वैल्यू जो है वो फिक्स रहती है 96500। ठीक है ना, इस तरह से बेटा ये Z का वैल्यू आ जाता है। ठीक है ना, अभी Z की वैल्यू आने के बाद, ठीक है, उसके बाद में आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे, पुट करने के बाद में सब वैल्यूज को रीअरेंज करेंगे। ठीक है ना, अब बेटा इसमें T = क्वेश्चन मार्क्स ऐसा निकालेंगे। ठीक है, तो फार्मूला आ जाएगा W = Z × I × T।
तो मुझे निकालना है T, तो W/Z इंटू आई, ठीक है ना, बराबर है। अब इसमें मैं पुट करो, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 60, ठीक है ना, 60 kg बराबर है। उसके बाद में नीचे में, ठीक है ना, नीचे में तो अब इसमें बेटा Z की वैल्यू, तो Z की वैल्यू क्या है इसमें, Z की वैल्यू है 91.8 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/96500, फिर मल्टीप्लाई, आई कितना दिया बेटा, 8 दिया है, 8, ठीक है, ये 8 जो है ना 8 बार ऐसा बन रहा था, बराबर है। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे, तो बेटा ये नीचे की वैल्यू से ऊपर चले जाएगी, तो 60 इंटू 2 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 90.18 मल्टीप्लाई बाय 8, ऐसा आना चाहिए, ठीक है ना। चलो ऐसा ही आएगा, देख लेते क्रॉस चेक कर लेते बेटा, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। अब ये जो कुछ भी है यहाँ से 2 से 8 को काट सकते हैं, ठीक है ना, जो भी कट रहा है उसको काटने के बाद बाकी जो भी बचेगा उसको आपको बेटा किससे सॉल्व करना है, लॉग से, और तब जाके यहाँ पे टी का जो आंसर आता है वो आता है बेटा, टी का आंसर टी के जगह पर जो आंसर आ रहा है बेटा इसमें 16051.23 सेकेंड, ये इसका आंसर है सेकंड में, ठीक है। यहां से थोड़ा सा ये करके इसको यहां पे लिखे, यहां पर, ठीक है ना, तो बेटा ये आंसर है 160, ठीक है ना, 16051.23 सेकेंड, ये जो आंसर है बेटा इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बहुत सिंपल था, ठीक है। एक नया फार्मूला इस क्वेश्चन के थ्रू आपको मिला कि अगर आप इस फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप ये फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट है, ठीक है। तो Z जो होता है बेटा वो केमिकल इक्विवेलेंट, और उसका फार्मूला है इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे, और इक्विवेलेंट वेट निकालना रहा तो मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, याद रखना, बहुत जगह पर आपको सपोर्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, ठीक है बेटा। 30 नंबर पर जो वर्कशीट में क्वेश्चन है जरा उस पर फोकस करो, मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बेटा इसमें गैल्वेनिक सेल इज सेट अप फ्रॉम अ जिंक बार, उसका वेट दिया है 100 ग्राम 100 ग्राम एंड 1 लीटर ऑफ 1 मोलरिटी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मतलब एक सेल है जिसमें जिंक के इलेक्ट्रोड्स डाले जा रहे हैं, जैसा उनका वेट है 100 ग्राम, और जिस सॉल्यूशन में डाले जा रहे हैं बेटा वो है कॉपर सल्फेट, ठीक है, और उसका उसने कॉन्सेंट्रेशन दिया है 1 मोलरिटी, ठीक है, और 1 लीटर है। उसके बाद है बोला हाउ लॉन्ग वुड द सेल रन, कितने देर तक सेल वर्क करेगा, मतलब आपको टाइम निकालना है, ठीक है। इट डिलीवर्स और स्टडी करंट ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का करंट वो कब तक दे सकता है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में चलो पहले हम यहाँ पे 30 को क्रॉस करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है ना। चलो बेटा इसमें गिवन के बाद इसमें गिवन जो है, गिवन की अगर हम बात करें तो बेटा इसमें जो जिंक है उसका वेट दिया है, ठीक है ना, तो W जिंक वो कितना दिया बेटा 100 ग्राम, ठीक है। उसके बाद में और ज़्यादा कुछ तो दिया नहीं है, ठीक है ना। करंट दिया है, करंट दिया मतलब I = 1 एम्पियर, ठीक है ना, तो 1 कैपिटल A, इस तरह से फाइंड करना है बेटा हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब यहाँ पे बेटा आपको टाइम निकालना है, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत कम चीजें दी हुई है इसमें, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले जो जिंक है ना इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि दूसरी, ठीक है ना, जो सॉल्यूशन वाला जो पार्ट है उसका उसने नंबर ऑफ, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम इसमें जिंक इसका मोल डिसाइड करेंगे, तो मोल डिसाइड करने के लिए वेट अपॉन मोलर मास,
तो वेट दिया है बेटा इसका 100 ग्राम और इसका जो मास होता है, ठीक है ना, मोलर मास जो होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो 65.3, ठीक है ना, 63 जो है, ठीक है ना, 63.4 ये होता है बेटा कॉपर का, ये 65 है, 65.3, ठीक है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 1.53। आपको लॉग से सॉल्व करके देखना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दिया, ठीक है ना, 1.53, ठीक है, आप देख लीजिएगा उसको। उसके बाद में बेटा ये झिंक का नंबर ऑफ मोल निकल गया। उसके बाद में यहाँ पे कॉपर, ठीक है ना, अब कॉपर का नंबर ऑफ मोल्स हमें कंसीडर करना है इसमें। यहाँ पे बेटा उसका नंबर मोलेरिटी दिया है 1, ठीक है ना, बराबर है। तो मोलेरिटी, ठीक है, तो कॉपर के लिए, ठीक है, तो मोलेरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे फार्मूला है। तो मोलेरिटी दिया है बेटा 1 मोल, नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करना है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है बेटा 1 लीटर, 1 लीटर। अब ये 1 लीटर और ये, तो देयरफॉर मोल इक्वल टू ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब ये कितना आ जाएगा बेटा 1, ठीक है ना। तो इसका नंबर ऑफ मोल आ गया बेटा 1, जिंक का नंबर ऑफ मोल कितना है 1.5, ठीक है। इतना होने के बाद अब देखो इसमें, अब जो है बेटा लॉजिक लगेगा इसमें, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक वाला है, ध्यान से देखो, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान से देखो, 1 मोल कॉपर मतलब Cu2+, और Cu2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 2 इंटू, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन 1 फैराड है, ठीक है ना, 1 फैराड चार्ज लगता है उसको ये करने के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन को 2 फैराड है, ठीक है ना। तो 2 फैराड है मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 96500 कूलम, ठीक है ना। तो 1 मोल कॉपर में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसके लिए चार्ज कितना रहेगा बेटा 2 इंटू 96500 कूलम टोटल चार्ज 1 मोल कॉपर के, ठीक है ना, ये आ गया। अब इसके बाद में, ठीक है, चलो आगे बढ़ते इसमें, ठीक है। आगे इसमें बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, अब जो फार्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, टाइम निकालने के लिए हमको, ठीक है, फार्मूला जो है, ठीक है, तो बेटा इसमें एक फार्मूला अगर आपको याद हो, फैराडेज लॉ जब मैंने समझाया था उस समय, ये जो Q है इसको फाइंड आउट करने के लिए I इंटू टी, ये फार्मूला हमने देखा था, ठीक है ना। अब बेटा हमको T निकालना है, तो T निकालना है तो Q अपॉन I, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं अपन। तो बेटा Q जो है टोटल 1 मोल के लिए चार्ज कितना है बेटा, इतना है, ठीक है ना, बराबर है। तो ये जो है 2 इंटू 96500, और I मतलब कितना बेटा इसमें 1, ठीक है। तो ये जो आया T की वैल्यू, ठीक है ना, लेकिन बेटा ये जो T है यहाँ पे देखो बेटा, ये जो Q है ये कूलम में, ये दिखेगा ये कूलम में, ठीक है ना। उसके बाद में बेटा ये I जो है ये एम्पियर में, और ये रहता है बेटा सेकंड में, मतलब ये रहता है सेकंड में, मतलब यहाँ पे जो T आया है 2 इंटू 96500, यह आया बेटा सेकंड में, ठीक है ना। लेकिन बेटा इसको आवर्स में कन्वर्ट, अगर आवर्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 2 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 3600, मतलब 60 इंटू 60, ठीक है ना। इससे डिवाइड करोगे तब जाके बेटा वो आवर्स में आएगा, काय में आएगा, आवर्स में आएगा, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में बेटा यहाँ पे T जो है वो फाइंड आउट होता है 53.6, तो 53.6 आवर्स, ये आता है बेटा इस तरह से आंसर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने जो फार्मूला इस्तेमाल किया बेटा, ये एक फार्मूला इस्तेमाल किया यहाँ पे, ठीक है ना। बाकी के फार्मूले तो आपको पता है बेटा, मोल निकालने का फार्मूला पता है, मोलेरिटी का फार्मूला आपको पता है, ठीक है ना। तो 2-3 फार्मूले यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके डाउट का वो है क्वेश्चन नंबर 32, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है,
और बहुत सिंपल तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो बेटा इसको यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं, इतना पार्ट हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 32। बेटा क्वेश्चन क्या है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है ना, व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास, मतलब देखो इसमें सबसे मेन बात जो फाइंड करना है बेटा वो है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, हैविंग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मतलब जेड की वैल्यू दी है, जेड की वैल्यू दी है। तो जेड की वैल्यू कितनी दी है बेटा इसमें 7.3 into 10 to the power 7.3 into 10 to the power -7 ठीक है ना, 10 to the power -7 kg। ठीक है, चलो तो बहुत सिंपल सी बात है। अब फार्मूला कौन सा आएगा इसमें, ठीक है, तो अपना पता है, अभी भी फार्मूला आपने पढ़ा Z इक्वल टू इक्विवेलेंट मास अपॉन फैराडे। ठीक है ना, तो Z की वैल्यू दी है, फैराडे आपको पता है, तो इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू Z की वैल्यू कितना दिया बेटा 7.3 into 10 to the power -7 और फैराडे की वैल्यू रहती है बेटा 96500। ठीक है, अब इसको दोनों को सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, ये आंसर आ जाता है 7.044 into 10 to the power, यह आ गया -2 kg, -2 kg आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 32 ये कंप्लीट किया इस पार्ट। अब जो नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा आपको बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो मिलेंगे बेटा। तब तक के लिए थैंक यू।